नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 19 जुलाई 2025 को DT+B के PGT मैथ का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्वान्टिफाइंग द डिग्री टू विच समवन और समथिंग पोजेज अ गिवन ट्रेट दैट इज क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यह मात्रात्मक रूप से बताती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी गुण, विशेषता या विशेषताओं को किस स्तर तक रखती है? तो किसके द्वारा मापा जाता है? मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट में हम यह देखते हैं कि बच्चा क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। ठीक है, तो असेसमेंट के द्वारा देखा जाता है। इवैल्यूएशन क्या होता है? इसमें हम फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं जिसके तहत रिजल्ट दिया जाता है और ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो इवैल्यूएशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लर्निंग बाय डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्ट के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है? लर्निंग बाय इनसाइट। इसमें जब किसी व्यक्ति को अचानक किसी समस्या का समाधान समझ में आ जाता है तो उसी को बोलते हैं लर्निंग बाय इनसाइट। ठीक है, गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ट्रायल एंड एरर पूछ ले तो ट्रायल एंड एरर किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। और इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के डैश में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य अपनी नीति को अन्य बातों के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। आर्टिकल 39 इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 39 में यह बताया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगाव की वह स्थिति। इसको 1 मिनट देखो। लगाव की वह स्थिति जिसमें थोड़े समय के अलगाव के बाद भी शिशु क्रोधित रहते हैं और उन्हें शांत करना मुश्किल होता है, इसे डैश कहते हैं। उभयभावी लगाव कहा जाता है। एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे को माता पिता से पहले अलग रखते हैं, बाद में उसके साथ माता पिता के साथ लाते हैं, तो लगाव की स्थिति में भी बच्चा क्या करता है? अलगाव का महसूस करता है और बच्चा मतलब क्रोधित रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उभयभावी लगाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन अ फ्रेमवर्क वाज बॉट आउट बाय द NCERT इन 1988 1988। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 2005 में NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकलन की अवधारणाओं का हिस्सा नहीं है? पूछा गया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना। तो देखो, मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन शैक्षणिक संरचनाओं को मापा जा सकता है। गलत है ये। ठीक है, मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को भी हम माप सकते हैं। सभी आकलन प्रक्रियाओं की अपनी खूबियाँ और सीमाएं होती हैं। बिल्कुल सही है। किसी भी संरचना को मापने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक संरचनाएं मौजूद होती हैं, ये भी सही है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट ट्रू। इसमें भी नॉट ट्रू पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी रिटेन इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर टर्मिनोलॉजी। लर्नर शुड बी द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बात सही है कि ऑब्जेक्टिव के बीच में सेंटर में लर्नर होता है, तो होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव शुड फैसिलिटेट द टीचर टू डिलीवर द डिजायर नॉलेज। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए होना चाहिए केवल वो मतलब टीचर को फैसिलिटेट करें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है।
लैंग्वेज ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी सिंपल, डायरेक्ट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर होगा, क्योंकि यही हमारा सही नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, लैंग्वेज लर्निंग थ्रू वर्किंग विथ नोन मटेरियल्स अक्रॉस द 4 स्किल एट अ हायर देन यूजुअल level of performance is known as fluency development। 4 स्किल कौन सा होता है? तो लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो 4 स्किल हैं। इस मतलब ऐसी भाषा अधिगम प्रक्रिया जिसमें ज्ञात सामग्री के उच्च स्तर पर कार्य किया जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लुएंसी डेवलपमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्लुएंसी डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कक्षा प्रबंधन, कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मैनेजमेंट की 5 भागीय अवधारणा में निम्नलिखित में कौन सा संगठक शामिल है? तो अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की पहचान। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, दैश इज एन एक्टिव, सेलेक्टिव and interpretive process of recording or becoming conscious of the external world through sense experience। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर है बताओ? इमोशन, रीजन, परसेप्शन, एक्सप्रेशन। तो परसेप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करता है? तो अधिगम की प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है मूल प्रवृत्ति और प्रतिवर्त भी अधिगम है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें देखो और भी ऑप्शन देख लो। अधिगम सार्वभौमिक और सतत होता है, बात तो बिल्कुल सही है। अधिगम लक्ष्य निर्देशित होता है, ये भी सही है। अधिगम अनुक्रिया या व्यवहार में परिवर्तन है, बात ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो जो गलत होगा वही सही है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति और प्रतिवर्त भी अधिगम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार एक व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है? अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1974 1974। IEDC स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1974। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रक्रिया उन्मुख नाटक में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आशु क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है 15, अ मीनिंगफुल सेंटेंस दैट कॉन्वे ट्रूथ और मीनिंग इज सेड टू बी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डिसिप्लिन और प्रीपोजिशन। सॉरी, पर प्रोपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा में नाटक का उपयोग
का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को याद करना, गलत। ठीक है। विद्यार्थियों को अभिनेता बनने के लिए प्रशिक्षित करना, रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, बात तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। शैक्षणिक कार्य भार कम करना, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज डैश शेड्यूल्ड लैंग्वेज, तो 22। हमारे संविधान में कितने शेड्यूल लैंग्वेज? 22 अनुसूचित भाषा को शामिल किया गया है। अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि कोई शिक्षक शिक्षार्थियों को बताए गए नए पदों को अपने शब्दों में परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो शिक्षक 5E उपागम के डैश चरण में होता है। तो 5E में क्या है? 5E में इवैल्यूएट, एक्सप्लोर, इंगेज, एक्सप्लेन। ठीक है। और अगला 5E में कौन सा आता है? एक आता है हमारा इलेबोरेट। ठीक है। तो इसका जो 5E उपागम के अंतिम चरण में कौन सा है? एक्सप्लेन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थी को बताए गए नए पदों को अपने शब्दों में करने के प्रोत्साहित करता है तो प्रोत्साहित करेगा, तो परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। समझाएगा बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। दिव्यांगता का डैश दिव्यांगता को उस समस्या के रूप में देखता है जो दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित है और इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि दिव्यांगता बीमारी या आघात के कारण होती है। पुनर्वास मॉडल, सामाजिक मॉडल, चिकित्सा मॉडल। चिकित्सा मॉडल है, मेडिकल मॉडल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। डैश मीन्स जजिंग द क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, आइडिया और इवेंट्स। एनालिसिस, सिंथेसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन में होता है। इसमें हम क्या देखते हैं? क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, इनको इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 4 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।